शिक्षा दर्शन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सूफी काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार के विषय में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। सूफी प्रेम काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। सूफी काव्य परंपरा के सबसे लोकप्रिय कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे, किंतु उनके पूर्व भी प्रेमाख्यानक काव्यों की एक समृद्ध परंपरा मिलती है। दोस्तों, सूफी काव्य परंपरा के जो सबसे लोकप्रिय कवि हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी थे, किंतु उसके पूर्व भी प्रेमाख्यानक काव्यों की एक समृद्ध परंपरा मिलती है। अपभ्रंश की संदेश राशक आदि भी प्रेमाख्यानक काव्य ही हैं, जिनमें श्रृंगार और प्रेम की प्रधानता है। तत्पश्चात इस परंपरा में मुल्ला दाऊद, दामोदर, ईश्वरदास, कुतुबन, गणपति, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कल्लोल, कुशललाम, नंददास, जैन श्रावक, जटमल, नारायण दास, आलम, उस्मान, पोहकर, शेख नबी, जान कवि आदि आते हैं। दोस्तों, अपभ्रंश के जो संदेश राशक आदि के भी प्रेमाख्यानक काव्य हैं, जिनमें से श्रृंगार और प्रेम की प्रधानता रही है। उसके पश्चात इस परंपरा में मुल्ला दाऊद, दामोदर, ईश्वरदास, कुतुबन, गणपति, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कल्लोल, कुशललाम, नंददास, जैन श्रावक, जटमल, नारायण दास, आलम, उस्मान, पोहकर, शेख नबी, जान ये सभी आते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत कवित्व एवं भाव व्यंजन की दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। इसमें राजा रत्नसेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत रचनाएं हैं, उनमें कवित्व और भाव व्यंजना की दृष्टि से अत्यंत ही उच्च कोटि के काव्य हैं। इनमें राजा रत्नसेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथाएं हैं। इसकी शैली में सर्वत्र प्रौढ़ता और गंभीरता परिलक्षित होती है। प्रतीकात्मक या रूपक तत्व के कारण इनमें व्यंग प्रधान ध्वनि का प्रादुर्भाव सहज ही हो गया है। इनमें जो है राजा रत्नसेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावत की प्रेम कथाएं हैं। इनकी जो शैली है, इसकी शैली में सर्वत्र प्रौढ़ता और गंभीरता परिलक्षित होती है। प्रतीकात्मक या रूपक तत्व के कारण इसमें व्यंजन प्रधान ध्वनि का भी प्रादुर्भाव सहज देखने को मिल जाते हैं। छंद योजना में चौपाई एवं दोहा का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा अवधी है। इसके जो छंद है, उनमें चौपाई और दोहे का प्रयोग किए गए हैं और इनकी भाषा अवधी है। मुल्ला दाऊद ने प्रेमाख्यान परंपरा के काव्य चंदायन की रचना की। उन्होंने अपनी इस कृति में फारसी मसनवियों के छंद का प्रयोग नहीं किया और उनके द्वारा प्रयुक्त छंद विधान तथा प्रबंध व्यवस्था पूर्ण रूप से भारतीय है। दोस्तों, मुल्ला दाऊद ने प्रेमाख्यान परंपरा के काव्य जो कि चंदायन की रचना की है, उन्होंने अपनी कीर्ति में फारसी मसनवियों के छंदों का प्रयोग नहीं किए हैं। उनके द्वारा जो प्रयुक्त छंद विधान है, उनमें प्रबंध व्यवस्था पूर्ण रूप से भारतीय का किया है। इसकी भाषा अवधी है और शैली भाषा अनुकूल और सरल है। इसकी जो भाषा है वह अवधी है और इसकी शैली
भाषा अनुकूल और सरस हैं। ऐसा जान पड़ता है कि यह भारतीय परंपरा का कथा काव्य है। दामोदर कवि ने लखम सेन पद्मावती कथा की रचना की। इसकी भाषा राजस्थानी है। दामोदर ने बीच बीच में संस्कृत उक्तियां भी प्रस्तुत की है और छंद योजना में चौपाई, दोहा, सोरठा आदि का प्रयोग किया है। दोस्तों, दामोदर कवि ने लखम सेन पद्मावती कथा की रचनाएं की है। इनमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है और इनके बीच बीच में संस्कृत की उक्तियां भी प्रस्तुत की गई है। छंद योजना में चौपाई, दोहा, सोरठा आदि का प्रयोग किए गए हैं। दामोदर जी ने अपनी इस कृति को वीर कथा कहा है। दामोदर जी ने अपनी इस कृति को वीर कथा कहा है। मृगावती के रचनाकार तुकवन हैं, जिन्होंने इसमें परंपरागत प्रेमाख्यानों की विभिन्न प्रवृत्तियों का समन्वय किया है। उन्होंने दोहा, चौपाई छंदों का प्रयोग किया। इनकी भाषा अवधी है। मृगावती के रचनाकार तुकवन जी हैं। इन्होंने इसमें परंपरागत प्रेमाख्यानों के विभिन्न प्रवृत्तियों का समन्वय किए हैं। इनमें दोहा, चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा अवधी है। गणपति ने माधवानल कामकंदला की रचना की। इनकी भाषा राजस्थानी है। इनमें भारतीय कथा काव्यों की सभी प्रवृत्तियां एवं सौंदर्य, प्रेम और शौर्य के अतिरिक्त धार्मिक तत्वों और नैतिक उपदेशों का समन्वय किया गया है। गणपति जी ने माधवनाल कामकंदला की रचनाएं की है। इनकी भाषा जो है राजस्थानी है। इनमें भारतीय कथा काव्यों की सभी प्रवृत्तियों और सौंदर्य, प्रेम, शौर्य के अतिरिक्त धार्मिक तत्वों और नैतिक उपदेशों के समन्वय के साथ रचनाएं की गई है। रूपमंजरी कीर्ति के रचनाकार कवि नंददास हैं। काव्यत्व की दृष्टि से यह रचना अत्यंत प्रौढ़ और मार्मिक है। रूपमंजरी जो है वह नंददास जी के द्वारा रचना की गई है। काव्य तत्व की दृष्टि से यह रचना अत्यंत प्रौढ़ और मार्मिक है। इनमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कवि ने इसमें प्रेमाख्यान परंपरा की विभिन्न प्रवृत्तियों का समन्वय करते हुए रूप मंजरी और कृष्ण के प्रेम का चित्रण अत्यंत स्वच्छंद रूप में किया है। दोस्तों, इनकी जो भाषा है वह ब्रज भाषा है और इनमें प्रेमाख्यान परंपरा के विभिन्न प्रवृत्तियों को समन्वय के साथ प्रयोग किए हैं। इनमें रूप मंजरी और कृष्ण के प्रेम का चित्रण अत्यंत ही स्वच्छंद रूप में किया गया है। इनमें दोहा, चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। कवि मंझन ने मधुमालती की रचना की। इनमें मंझन का लक्ष्य प्रेम के उच्च एवं उदात्त स्वरूप की व्यंजना करना रहा है और इनमें वे सफल भी हुए हैं। दोस्तों, कवि मंझन ने मधुमालती की रचनाएं की है। इनमें मंझन का लक्ष्य है प्रेम के उच्च और उदात्त स्वरूप की व्यंजना करना। इनमें वे सफल हुए हैं। इसकी शैली में सरलता एवं सरसता झलकती है। दोहा, चौपाई का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा अवधी है। इनकी जो शैली है वह सरल और सरस है और इनमें दोहा, चौपाई का भी प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा अवधी है। कवि नारायण दास ने छिताई वार्ता की रचना की।
काव्यत्व की दृष्टि से यह साधारण रचना है। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। कवि नारायण दास जी ने छिताई वार्ता की रचनाएं की। यह काव्यत्व की दृष्टि से साधारण रचनाएं हैं। इनमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। इनमें देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या और ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार के प्रेम का वर्णन किया गया है। इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। इसमें देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या और ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार के प्रेम का वर्णन किए गए हैं। इनकी जो भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। चित्रावली के रचयिता उस्मान ने अपनी इस रचना में सौंदर्य, प्रेम और विरह की व्यंजना में सहृदयता एवं भाव प्रणवनता का परिचय दिया है। चित्रावली के रचयिता उस्मान जी हैं। इन्होंने अपनी रचना में सौंदर्य, प्रेम और विरह की व्यंजना में सहृदयता एवं भाव प्रणवता का परिचय दिया है। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें कथा काव्य की सभी वृत्तियों का निर्वाह करते हुए सृजन और चित्रावली के चित्र दर्शनजन्य प्रेम का निरूपण किया गया। इस काव्य की भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। चित्रावली की जो भाषा है वह अवधी है। इसमें कथा काव्य की सभी प्रवृत्तियों का निर्वहन किया गया है और साथ ही सुजान और चित्रावली के चित्र दर्शनजन्य प्रेम का भी निरूपण किया गया है। इस काव्य की भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। पुकार जी ने अपनी कृति रस रतन में राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम को बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। छंद योजना में दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया। इसकी भाषा अवधी है। पुहकर जी ने अपनी कृति रस रतन की रचनाएं की है। इनमें राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम को बड़े ही अच्छे ढंग से समझाए हैं। छंद प्रयोग में दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया। इसकी जो भाषा है वह अवधी है। शेख नबी द्वारा ज्ञानदीप की रचना की गई। काव्यत्व की दृष्टि से यह रचना साधारण है। इनमें उन्होंने वेद मार्ग की जी खोलकर प्रशंसा की है। शेख नबी द्वारा जो रचनाएं की गई है वह ज्ञानदीप है। काव्यत्व की दृष्टि से यह रचना साधारण है। इसमें उन्होंने वेद मार्ग की जी खोलकर के प्रशंसा किए हैं। इनमें वीर श्रृंगार, विरह और योग आदि विषयों का वर्णन किया गया है। छंद योजना में दोहा चौपाई का प्रयोग किया है और इसकी भाषा अवधी है। ज्ञानदीप में इन्होंने वीर श्रृंगार, विरह और योग आदि का वर्णन किए हैं। छंद योजना में दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा अवधी है। जान कवि ने लगभग 29 प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों की रचना की। कवि ने इस काव्य ग्रंथों में प्रेम और विरह को प्रमुखता दी। जान कवि ने लगभग 29 प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों की रचनाएं की है। इन काव्य ग्रंथों में प्रेम और विरह को प्रमुखता दिया गया है। कथा काव्य के लक्षणों का निर्वाह किया गया है। छंद योजना में दोहा चौपाई के साथ साथ सवैया और कवित आदि का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा है। कथा काव्य के लक्षणों
का इनमें निर्वाह किया गया है। छंद योजना में दोहा चौपाई के साथ साथ सवई और कवित्त का भी प्रयोग किया गया है। इनकी जो भाषा है वह राजस्थानी प्रभावित ब्रज है। मूल्यांकन: सूफी कवियों ने भाषा और साहित्य को प्रेम दर्शन की नवीन दृष्टि प्रदान की है। इन कवियों ने मानव जीवन के सर्वांग विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। दोस्तों, सूफी कवियों ने भाषा और साहित्य को मार्गदर्शन की नवीन दिशाएं प्रदान की है और इन कवियों ने मानव जीवन को सर्वांगीण विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किए हैं। मनुष्य प्रेम भय वैकुंठी का जीवन दर्शन ही इस सूफी कवियों का एकमात्र उद्देश्य है। विश्व बंधुत्व ही इनका परम लक्ष्य था। आचार्य शुक्ल ने ठीक ही कहा है। कुछ भावुक मुसलमान प्रेम की पीर की कहानियां लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे। ये कहानियां हिंदुओं के घर की थी। इनकी मधुरता और कोमलता का अनुभव करके इन कवियों ने दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदय से होता हुआ गया है। जिसे छूते ही मनुष्य के सारे बाहरी रूप रंग के भेदों की ओर ध्यान हटा एक एकत्व का अनुभव करने लगता है। दोस्तों, मनुष्य प्रेम भय वैकुंठी का जीवन दर्शन ही इस सूफी कवियों का एकमात्र उद्देश्य है। विश्व बंधु ही इनका परम लक्ष्य था। आचार्य शुक्ल जी ने ठीक ही कहे हैं कि कुछ भावुक मुसलमान प्रेम की पीर की कहानियां लेकर के क्षेत्र में उतरते हैं। ये कहानियां हिंदुओं के घर की थी। इनकी मधुरता और कोमलता का अनुभव करके इन कवियों ने दिखला दिया है कि एक ही गुप्त तार मनुष्य के हृदयों से होता हुआ गया है। जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप रंग के भेदों की ओर ध्यान हटा एकत्व का अनुभव करने लगता है। वास्तव में यह हृदय ही मुक्तावस्था से निकला काव्य है, जो मानव के हृदय को मिलाने के लिए नई दृष्टि देता है। दोस्तों, वास्तव में यह जो है हृदय की मुक्तावस्था से निकला हुआ काव्य है, जो मानव के हृदय को मिलाने के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं, एक नई दृष्टि देता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सूफी काव्य परंपरा की रचनाएं और रचनाकार के विषय में बताया हूँ। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त को भी लाभ मिल सके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।